नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। महाजनपद काल को जानने के साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य पाणिनि कर अष्टाध्यायी से 9 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिनमें कंबोज, मगध, अस्मक, काशी, कोसल, वज्जी, कुरु, गांधार, अवंती यह प्रमुख नाम मिलते हैं। दक्षिण साहित्य शिल्पादिकारम में 3 महाजनपदों की सूची मिलती है। 1 मगध, 2 अवंती, 3 वत्स। बौद्ध साहित्य सूत पीटक के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 1 कंबोज, 2 गांधार, 3 मल, 4 वज्जी, 5 कुरु, 6 सूरसेन, 7 मत्स्य, 8 पांचाल, 9 अंग, 10 मगध, 11 काशी, 12 वत्स, 13 कोसल, 14 अवंती, 15 चेदी, 16 अस्मक यह 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, परंतु गांधार व कंबोज महाजनपद के स्थान पर सीवी व दर्शन का नाम का उल्लेख मिलता है। अन्य 14 नाम अंगुत्तर निकाय के समान प्राप्त होते हैं। चुलनी देश बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों के साथ साथ कलिंग का भी उल्लेख है। इस प्रकार कुल 17 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर गांधार के स्थान पर योन का नाम लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ जनवसन सूत में 12 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ असंगपाद जातक में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसमें गांधार व कंबोज के स्थान पर बंग व मलय का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जबकि 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। 2 गणतंत्रात्मक महाजनपद वज्जी संघ और मल संघ थे। महाजनपद काल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति राजा के पास नहीं होती थी, बल्कि समाज राज्य में कुलीन परिवारों के समूह के पास होती थी। वर्तमान की तरह शक्ति जनता के पास नहीं होती थी। भारत के बाहर 2 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 1 कंबोज, 2 गांधार। पढ़ते हैं महाजनपद। 1 अस्मक। अस्मक दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक व मूलक दोनों पड़ोसी थे। दोनों पर इक्ष्वाकु वंशीय क्षेत्रीय शासक करते थे। अस्मक की राजधानी पोटन, पोदन या पोटली थी। अवंती व अस्मक के मध्य संघर्ष में अस्मक की पराजय हुई और अस्मक का विलय अवंती में कर लिया गया। मूलक राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। 2 नंबर अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैनी, अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी माहिष्मती या महेश्वर थी। दोनों राजधानियों के मध्य व्यत्रवती नदी बहती थी। महात्मा बुद्ध के काल में अवंती के शासक चंड प्रद्योत थे।
बौद्ध ग्रंथ महावग ने चंड कहा है, वहीं भास ने चंड प्रद्योत को महासेन कहा है। चंड प्रद्योत के संबंध वत्स व मगध महाजनपद से रहे। उस समय वत्स शासक उदयन थे, जबकि मगध के शासक बिंबिसार थे। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वत्स के शासक उदयन और मगध के शासक बिंबिसार के साथ चंड प्रद्योत का संबंध था। वत्स के शासक उदयन के साथ अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह कर मैत्री स्थापित की, जिसका उल्लेख भास द्वारा सौपन वासवदत्ता नाटक में किया गया है। अन्य स्रोत हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, व्रत कथा मंजरी, कथा सरित सागर में इसका वर्णन किया गया है। प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। व्रत कथा मंजरी की रचना क्षेमेंद्र द्वारा की गई थी और कथा सरित सागर की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी। चंड प्रद्योत के बाद उसका पुत्र पालक अवंती का शासक बना। परिशिष्ट पर्व के अनुसार पालक ने वत्स राज्य को जीतकर कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र विशाखयूप को वत्स का उपराजा बना दिया, जबकि इसी पालक को राजा बनाने के लिए उदयन ने अपने सेनापति रुमणवान को भेजा था। मगध के साथ संबंध उस समय मगध के शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को चंड प्रद्योत के पांडु रोग के उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बने। अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत के भय से राजगृह को दुर्गीकृत करवाया था। अंततः मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। चंड प्रद्योत ने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध भिक्षु महाकत्यायन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध को अवंती आमंत्रित किया गया, मगर महात्मा बुद्ध स्वास्थ्य कारणों के कारण अवंती नहीं आ सके। महात्मा बुद्ध कभी भी अवंती नहीं आए थे। चंड प्रद्योत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने एक पालक विशाखयूप, अजक और नंदीवर्धन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार पालक ने वत्स की राजधानी कौशाम्बी को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व मिर्जापुर जिले में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित था, इलाहाबाद के पास। कौशाम्बी का उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। कौशाम्बी का नाम शतपथ ब्राह्मणों में भी मिलता है। पौराणिक परंपरा में कौशाम्बी को कुरु जनपद से जोड़ा गया है। घोषित श्रेष्ठी ने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया तथा महात्मा बुद्ध के रहने के लिए घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया था। घोषिताराम विहार कौशाम्बी में स्थित है। यहाँ पर ही उदयन का राजप्रसाद बना हुआ है। बुद्ध काल में वत्स पर पौरव वंश का शासन था। पराकांत का पुत्र उदयन इस समय शासक था। उदयन को भास ने विदेही पुत्र कहा है। उदयन हाथियों का शौकीन था। बड़ी हाथी सेना थी। हाथियों का शिकार करता था। घोष वीणा वाद्य यंत्र से हाथियों को मोहित कर लेता था। उदयन के मंत्री योगधरायण बहुत चतुर थे। इन पर भास ने प्रतिज्ञा योगधरायण ग्रंथ लिखा था। उदयन के विभिन्न राज्यों के साथ संबंध रहे हैं। एक, मगध के शासक दर्शन की बहन पद्मावती से विवाह किया। अंग के शासक
दृढ़वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका से विवाह किया। वंग प्रदेश की राजकुमारी मृगनयनी से विवाह किया। उज्जैन के चंडप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया। काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने उदयन की अधीनता स्वीकार की थी। कलिंग ने आत्मसमर्पण कर लिया। पिंडेल के प्रभाव में आकर उदयन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उदयन कालांतर में 3 संस्कृत नाटकों के नायक बने। 1 भास का सऊपन वासवदत्ता, 2 हर्ष का रत्नावली, 3 हर्ष का प्रियदर्शिका। इन नाटकों का नायक उदयन था। ऐत्रेय ब्राह्मण में वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ है। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। उदयन ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था। 4 नंबर चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती थी। चेतीय जातक के अनुसार राजधानी सोथीवती थी। महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार राजधानी शक्तिमती थी। महाभारत काल में चेदी का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। चेदी वंश की एक शाखा कलिंग में महामेघ वंश के रूप में स्थापित हुई, जिसके प्रसिद्ध शासक खारवेल थे। चेदी महाजनपद के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक त्रिपुरी, 2 सहजाति थे। चेदी महाजनपद के अन्य शासक उपचर का उल्लेख मिलता है। उपचर के 5 पुत्रों ने 5 क्षेत्र स्थापित किए थे। 1 अथिपुर, 2 उत्तरी पांचाल, 3 असपुर, 4 सिंहपुर, 5 ददारपुर। ऋग्वेद में चेदी वंश के शासक कसुचेदद का उल्लेख मिलता है। 5 कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध क्षेत्र था। यह उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। कौशल महाजनपद की राजधानी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। रामायण व पुराण में कौशल की राजधानी अयोध्या बताई गई है। बौद्ध साहित्य अयोध्या के लिए साकेत शब्द का उपयोग करता है। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार का निर्माण करवाया था। जेतवन विहार को स्थानीय भाषा में सहेत कहा जाता है। श्रावस्ती को स्थानीय भाषा में महेत कहा जाता है। श्रावस्ती के संपूर्ण क्षेत्र को सहेत महेत भी कहते हैं। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी को अचिरावती नदी भी कहा जाता है। कुशावती की स्थापना कुश के द्वारा की गई थी। कौशल जनपद का विस्तार उत्तर में नेपाल की तराई से दक्षिण में सर्पिका नदी तक था। सर्पिका नदी को सई नदी भी कहा जाता है तथा पश्चिम में पांचाल व गोमती नदी से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल महाजनपद को 2 भागों में सरयू नदी के द्वारा बांटा गया है। कौशल महाजनपद का काशी महाजनपद से निरंतर संघर्ष चलता रहा। काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने कौशल शासक दधीति को पराजित करके कौशल पर अधिकार स्थापित किया था। बाद में कौशल शासक कंस ने काशी को पराजित करके कौशल को स्वतंत्र घोषित किया। इसके बाद कंस के पुत्र महाकौशल ने काशी पर अपना अधिकार स्थापित किया। बुद्ध काल में कौशल शासक प्रसन्नजीत था। इस समय तक काशी का क्षेत्र कौशल के अधीन हो गया था। इस प्रकार कौशल की सीमा मगध के साथ स्पर्श करने लगी, जिससे कौशल व मगध में विवाद हुआ था।
कोसल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत का मगध से संबंध। प्रसेनजीत के समकालीन मगध का शासक बिंबिसार व अजातशत्रु थे। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला या जिसे कौशल देवी भी कहते हैं का विवाह मगध राजा बिंबिसार के साथ किया तथा दहेज में काशी दिया। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण संबंधों में मित्रता बनी रही। बिंबिसार की मृत्यु के बाद वियोग में महाकौशल या कौशल देवी का भी निधन हो गया। तब प्रसेनजीत ने काशी को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इस कारण कौशल मगध में विवाद बढ़ा। बिंबिसार हर्यक वंश की मृत्यु के बाद मगध का शासक अजातशत्रु बना। इसके बाद मगध का शासक अजातशत्रु व कौशल शासक प्रसेनजीत के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें प्रथम बार अजातशत्रु की विजय हुई, जबकि दूसरी बार संघर्ष में प्रसेनजीत की विजय हुई। अंततः मैत्री स्थापित करने हेतु प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। वैवाहिक संबंध स्थापित होने से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया और काशी मगध को दे दिया गया। प्रसेनजीत ने पर विजय प्राप्त की थी। 1. कपिलवस्तु के साक्य, 2. केशपूत के कालाम, 3. रामग्राम के कोलिये, 4. पिपलीवन के मौर्य, 5. पावा व कुशीनगर के मल। प्रसेनजीत ने विजय करके कौशल में मिलाया था इन पांचों को। प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। भरहुत स्तूप से जानकारी प्राप्त होती है कि प्रसेनजीत की महात्मा बुद्ध से भेंट हुई थी। प्रसेनजीत की मंत्री परिषद सदस्य संख्या 500 थी। प्रसेनजीत के प्रमुख मंत्री मरकधर श्रीवर थे। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के कुल से संबंध स्थापित करना चाहते थे, किंतु शाक्यों ने छलपूर्वक एक दासी की पुत्री वासव खतिया से उनका विवाह कर दिया, जिसकी संतान विडुब या दासी पुत्र था। तिब्बती अनुश्रुति से विडुब की माता का नाम मलिका मिलता है। विडुब ने 500 की मंत्री परिषद को अपदस्थ किया तथा मंत्री दिग्चारण के साथ मिलकर षड्यंत्र करके प्रसेनजीत को राजा के पद से हटाकर स्वयं राजा बना। प्रसेनजीत ने भागकर मगध में शरण ली, किंतु राजगृह के निकट प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। विडुब ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण किया, क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्यों ने विडुब के पिता प्रसेनजीत के साथ छल द्वारा दासी का विवाह किया था। विडुब ने कपिलवस्तु के शाक्यों का संहार किया, परंतु जब विडुब अपनी सेना सहित वापस लौट रहा था तो अचिरावती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उसकी सेना समाप्त हो गई। अचिरावती नदी को राप्ती नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। काशी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र में स्थित है। मगध व कौशल के मध्य काशी महाजनपद स्थित था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी नगर के उत्तर में वरुणा व दक्षिण में अस्सी नदी बहती है। पुरातन वाराणसी क्षेत्र वर्तमान का राजघाट क्षेत्र है। राजाओं का निवास स्थान होने के कारण इसे राजघाट कहा गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी तक काशी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, परंतु इसके बाद काशी का महत्व कम हो गया। महाजनपद से पूर्व काल 600 ईसा पूर्व के आसपास तथा मगध के उत्कर्ष 400 ईसा पूर्व के आसपास से पहले काशी महाजनपद शक्तिशाली जनपद था। जब जनपद थे तब काशी शक्तिशाली जनपद था, किंतु जब महाजनपद बने तो काशी कमजोर महाजनपद बना। जनपद काल में मगध, कौशल, अंग आदि का क्षेत्र काशी जनपद के अधीन था।
महाजनपद काल में काशी का क्षेत्र मगध महाजनपद के अधीन हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जब जनपद थे उस समय काशी जनपद के अधीन कोसल, अंग जैसे क्षेत्र थे, और महाजनपद काल में काशी का क्षेत्र है यह मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। काशी महाजनपद सूती व रेशमी वस्त्र व घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मगध महाजनपद वर्तमान बिहार के पटना, गया, साहेबाद क्षेत्र है। मगध की राजधानी गिरिव्रज है। गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 1 वेभार, 2 विपुलाचल, 3 सोनगिरी, 4 उदयगिरी, 5 रत्नागिरी। इन 5 पहाड़ियों से गिरिव्रज घिरा हुआ था। वार्ते अथर्ववेद में मगध के निवासियों को कहा गया है। महाभारत में गिरिव्रज को राजगृह, वृहदर्थपुर, मगधपुर, वसुमती कहा गया है। हेनसांग ने गिरिव्रज को कुशागरपुर कहा है। मगध का विस्तार। मगध के उत्तर में गंगा नदी बहती है। मगध के दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, मगध के पूर्व में चंपा नदी और मगध के पश्चिम में सोन नदी बहती है। मगध का प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक वृहदर्थ था। मगध के शासक वृहदत्त व जरासंध महात्मा बुद्ध से पूर्व मगध के प्रसिद्ध राजा थे। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। अंग महाजनपद बिहार राज्य के भागलपुर व मुंगेर जिले में फैला हुआ था। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा को महाभारत, पुराण व हरिवंश में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी के किनारे वास्तुकार महागोविंद ने चंपा नगर का मानचित्र अंकित व स्थापित करवाया था। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर व्यापार व वैभव के लिए प्रसिद्ध था। राजगृह के स्थापत्यकार महागोविंद थे। चंपा के स्थापत्यकार भी महागोविंद थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख है कि बुद्धकालीन 6 महानगरों में चंपा का भी उल्लेख मिलता है। बुद्धकालीन 6 महानगरों में 1 चंपा, 2 राजगृह, 3 काशी, 4 कौशाम्बी, 5 साकेत, 6 श्रावस्ती, ये बुद्धकालीन 6 महानगर हैं। अंग व मगध के मध्य संघर्ष चला। आरंभ में अंग के शासक वृहदत्त ने मगध शासक भट्टिय को पराजित किया। बाद में मगध के शासक बिंबिसार ने अंग का विलय मगध में कर लिया। अंग के शासक दधिवाहन व पुत्री चंदना महावीर स्वामी के शिष्य थे। विदुर पंडित जातक के अनुसार राजगृह प्रारंभ में अंग का ही नगर था। 9 पांचाल महाजनपद के अंतर्गत मध्य गंगा यमुना का क्षेत्र रुहेलखंड का क्षेत्र आता है। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहि क्षेत्र, दक्षिणी राजधानी कांपिल्य थी। द्रौपदी का स्वयंवर कांपिल्य में हुआ था। महाभारतकालीन द्रौपदी पांचाल की ही निवासी थी, जिस कारण द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। कन्नौज को कान्यकुब्ज महोदय नगर भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना अयावसु ने की थी। कन्नौज पांचाल महाजनपद का नगर था। मौर्य काल में पांचाल गणतंत्र बन चुका था। बृहदत्त पांचाल का राजा था। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महात्मा बुद्ध काल में कुरु का राजा कौरवी था। पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना। कौटिल्य ने कुरु पांचाल के नागरिकों को राज शब्दोपजीवी कहा है। राज का अर्थ बल और शब्द का अर्थ बुद्धि होता है। कुरु ने भोज व पांचाल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में इक्ष्वाकु को कुरु देश का राजा माना गया है।
मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद वर्तमान में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, डीग, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा क्षेत्र में फैला हुआ है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। प्रारंभ में मत्स्य महाजनपद चेदी महाजनपद के अधीन रहा। महाभारत में उल्लेखित सहाज नामक राजा ने मत्स्य महाजनपद व चेदी महाजनपद पर संयुक्त रूप से शासन किया था। मत्स्य महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उपालय मत्स्य महाजनपद का नगर था। मत्स्य महाजनपद की दो शाखाएं थी, एक अपर मत्स्य, दो वीर मत्स्य। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद वर्तमान वज्र क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। महात्मा बुद्ध के समकालीन सूरसेन का शासक अवंतीपुत्र था। अवंतीपुत्र महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था, चंड प्रद्योत का दोहिता था और बौद्ध धर्म का प्रचारक था। प्राचीन यूनानी साहित्य में राजा अवंतीपुत्र को सूरसेनोई तथा मथुरा को मेथोरा कहते हैं। सूरसेन आरंभ में गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र बना। महाभारत व पुराण के अनुसार यहाँ यदुवंशीय राजा कर्षण शासन करते थे। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान, कश्मीर घाटी, लद्दाख, भारत में फैला हुआ है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला की खोज 1863 ईस्वी में कनिघम के द्वारा की गई थी। कुंभकार जातक में बताया है कि तक्षशिला विद्या व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गांधार महाजनपद भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा निर्धारित करता था। गांधार में बुद्धकालीन पुष्कर सारीन शासन करता था। पुष्कर सारीन बुद्ध का परम भक्त था। बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। पुष्कर सारणी ने चंड प्रद्योत को पराजित किया था। पुष्कर सारीन पैदल चलकर बुद्ध से मिलने गया था। पुष्कर सारीन ने अवंती के साथ युद्ध किया था। हखामी शासक डेरियन ने गांधार का विलय हखामनी साम्राज्य में कर लिया। बेहिस्तून अभिलेख में लिखा हुआ है। 14 कंबोज महाजनपद दक्षिणी पश्चिमी लद्दाख, राजौरी, हजारा भारत में और कपिसा अफगानिस्तान क्षेत्र में कंबोज महाजनपद का विस्तार है। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटन थी। पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा। दक्षिणतम महाजनपद अस्मक था। उत्तरतम महाजनपद कंबोज, पूर्वीतम महाजनपद अंग, पश्चिमतम महाजनपद मत्स्य था। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित महाजनपद कंबोज महाजनपद, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित महाजनपद गांधार महाजनपद था। गणतंत्र व उनकी शासन व्यवस्था 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, एक वज्जी, 2 मल। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, जिनमें से 8 वज्जी संघ के और 2 मल संघ के अधीन थे। 1 कपिलवस्तु के साक्य, 2 रामग्राम के कोलिये, 3 केशपूत के कालाम, 4 पावा के मल, 5 सुमसुमार पर्वत के भग, 6 अल्पकप के बुली, 7 कुशीनारा के मल, 8 पिपलीवन के मोरिये, 9 वैशाली के लिच्छवी, 10 मिथिला की विदेह है। यह 10 गणराज्य थे महात्मा बुद्ध के समय। साम्राज्यवादी आक्षेपों के जवाब में सर्वप्रथम रीस डेविस ने 1903 में अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में पहली बार गणराज्यों की खोज का उल्लेख किया है। तत्पश्चात काशी प्रसाद जायसवाल यानी केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में गणराज्यों का विवरण प्रस्तुत किया।
तथा गणतंत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। शुद्ध गणतंत्र शासन संचालन में क्षेत्र के सभी वयस्कों की भागीदारी थी। 2. कुलीन गणतंत्र शासन संचालन में उस क्षेत्र का कुलीन वर्ग की भागीदारी थी। 3. मिश्रित गणतंत्र प्रथम दोनों प्रकार के थे, यानी शुद्ध गणतंत्र प्लस कुलीन गणतंत्र। R.G. भंडारकर द्वारा गणतंत्रों का अध्ययन किया गया और उन्होंने 2 प्रकार के गणतंत्र बताए, 1 विशुद्ध गणतंत्र, 2 अभिजात गणतंत्र। गणतंत्र की शासन व्यवस्था सभी गणतंत्रों की शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी, मगर सामान्यतः निम्न शासन व्यवस्था संचालित थी। 1 संस्थागार वर्तमान संसद के समान होती थी। संस्थागार गणतंत्रों की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था थी जो सभी प्रकार के फैसले लेने का अधिकार था, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, विदेशी व्यापार। संस्थागार के द्वारा ही गणों के कार्यवाही अध्यक्ष, राजा, उपराजा, सेनापति, भंडागारी का चुनाव किया जाता था। वेश्याली के लिच्छवी संस्थागार में 7,707 राजा थे। संस्थागार की बैठक होती थी, तब बैठक का आरंभ अनुस्वार पाठ पढ़ने के बाद होता था, जिसका कार्य गणराज्य संपादित करना था। संस्था में प्रस्ताव 3 बार पारित किया जाता था। प्रस्ताव पर मतदान भी होता था और मत को छंद कहा जाता था। संस्थागार गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। आसन पनापक यह अधिकारी सभा भवन में बैठने के लिए आसनों का प्रबंध करता था। सलाका ग्राहपक मतदान अधिकारी होता था। अष्टकुलप यह संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी। महतक विशेष दूत की नियुक्ति की जाती थी। गणराज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 4 से 20 सदस्य होती थी। संस्थागार में स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। गणतंत्रों का पतन राजतंत्र की साम्राज्यवादी भावना थी। विदेशी आक्रमण हुए, गणतंत्र के पदाधिकारी आनुवंशिक हो गए, इस कारण गणतंत्रों का पतन हो गया। 15 वज्जी महाजनपद वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर व वैशाली क्षेत्र में था। वज्जी महाजनपद बुद्धकालीन शक्तिशाली गणतंत्र था। वज्जी की राजधानी वैशाली वर्तमान वसाड़ थी। मिथिला प्रमुख व्यापारिक नगर था। वैशाली में महात्मा बुद्ध आए थे। वज्जी संघ में कुल 8 गण शामिल थे। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी में वज्जियों के अष्टकुली का उल्लेख है। यह वैशाली की वैधानिक कार्यकारिणी संस्था थी। अजातशत्रु ने 16 वर्ष संघर्ष के बाद वज्जी संघ का विलय मगध में हो गया। मल महाजनपद देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में था। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा और पावा थी। पावा में महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार किया गया था। पावा में महात्मा बुद्ध के स्वागत करने वाले व्यक्ति पर 500 कांसार्पण जुर्माने की घोषणा की गई थी। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। कुशीनारा वर्तमान देवरिया जिले का कस्या स्थान है। मल आरंभ में राजतंत्र था। ओकाक यहाँ का राजा था, बाद में गणतंत्र बना। अजातशत्रु ने मल महाजनपद को मगध में मिला लिया। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? उत्तर है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? उत्तर है भगवती सूत्र में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? उत्तर है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में से कितने राजतंत्रात्मक थे? तो 14 राजतंत्रात्मक थे। 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्रात्मक थे। उनमें
एक वज्जी संघ और दूसरा मल संघ था। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। कोसल की राजधानी थी उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती। दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवर्ज राजगृह। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली एवं मिथिला। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा एवं पावा। अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती या सुक्तिवती थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटन अथवा राजपुर थी। इतिहास में द्वितीय नगरीकरण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मध्य का काल वैदिक काल कहलाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की मध्य का काल ऋग्वेदिक काल कहलाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मध्य का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल, दो उत्तर वैदिक काल। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की मध्य का काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का काल मौर्य काल कहलाता है। 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व की मध्य का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व की मध्य का काल गुप्त काल कहलाता है। भारतीय इतिहास में पहला नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था। भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। वैदिक काल के बाद और मौर्य काल से पहले की अवधि को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के समय महाजनपदों का उदय हुआ व जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। द्वितीय नगरीकरण के समय हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व का विकास हुआ। द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पुराण संप्रदाय, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का विकास हुआ। वैदिक काल की समाप्ति के बाद 600 बीसी के बाद तथा मौर्य काल के आरंभ होने से पहले 300 बीसी से पहले की अवधि को गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया में इस काल को द्वितीय नगरीकरण क्रांति कहा है। प्रथम नगरीकरण क्रांति कांस्य को केंद्र में रखकर हुई थी, वहीं द्वितीय नगरीकरण क्रांति लोहे को केंद्र में रखकर हुई थी। कहने का अर्थ यह है, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में था
और वह कांस्य युग था, जबकि द्वितीय नगरीकरण लौह युग को केंद्र में रखकर हुआ था। द्वितीय नगरीकरण की सर्वाधिक जानकारी पाली साहित्य से प्राप्त होती है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, परंतु लोहे का सर्वाधिक उपयोग द्वितीय नगरीकरण के समय हुआ था। द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं। एक, आर्थिक विशेषताएं। द्वितीय नगरीकरण के समय लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। कृषिगत औजार लोहे से बनाए जाने लगे। कृषि के साथ उत्पादन भी बढ़ने लगा तथा अधिशेष होने लगा। उत्पादन अधिशेष होने से व्यापार वाणिज्य मुद्रा का प्रचलन होने लगा और नगरीकरण होने लगा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, परंतु बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग प्रथम बार द्वितीय नगरीकरण के समय हुआ था। लोहे के उपकरण और रोपाई विधि का प्रचलन बढ़ने के कारण चावल प्रमुख फसल बनी तथा जौ भी मुख्य फसल रही। सूत्र ग्रंथों में चावल की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें कृष्ण, व्रीहि, महाव्रीहि, यवन, पाष्टिक का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य में चावल की प्रजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनमें रक्तसल्ली, कालमसल्ली, गंधसल्ली, महासल्ली का उल्लेख मिलता है। कृषि के विस्तार के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के गांव स्थापित हुए। 1 नंबर, सामान्य गांव। सामान्य गांवों की संख्या सर्वाधिक थी। सामान्य गांव में सभी वर्गों व जातियों के किसान रहते थे। सामान्य गांव का मुखिया भोजक कहलाता था। भोजक का पद आनुवंशिक होता था। भोजक गांव से 1/6 या 1/12 भाग कर वसूल करता था। 2 शिल्प गांव। ये गांव शिल्पियों के थे, जो ग्राम व नगरों के मध्य सेतु का कार्य करते थे। सीमांत गांव। सीमांत गांव जंगलों से संलग्न दूर देहात गांव थे, जहां शिकारी रहा करते थे। कृषि के विकास से किसानों की 2 श्रेणियां बन गई। 1 बड़े किसान, 2 छोटे किसान। बड़े किसानों को गृहपति कहा जाता था और ये धनवान किसान होते थे। छोटे किसानों को कुटुंबीय कहा जाता था। जातक ग्रंथ में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख होता है। व्यापारियों का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। व्यापार वाणिज्य। कृषिगत उत्पादन अधिशेष होने से विभिन्न श्रेणी संगठन के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र वाराणसी था। आंतरिक व्यापार के मार्गों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 1 नंबर श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, 2 श्रावस्ती से राजगृह, 3 गंगा यमुना जल मार्ग, 4 उज्जैन श्रावस्ती पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति। यह आंतरिक व्यापार के मार्ग थे। उत्तरापथ शिल्प मार्ग से जुड़ा हुआ था, जो बाहरी व्यापार का केंद्र था। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग चीन से यूरोप के मध्य स्थित था। व्यापार वाणिज्य के कारण 6 प्रमुख नगरों या महानगरों की स्थापना हुई। 1 चंपा, 2 श्रावस्ती, 3 साकेत, 4 कौशाम्बी, 5 राजगृह, 6 वाराणसी। पंचमार्ग या आहत मुद्रा का प्रारंभ हुआ। धातु की वे मुद्राएं जो गर्म करके फिर उन पर पंचमार्क चिन्ह का ठप्पा लगाया जाता था, जिनमें से
95% चांदी की तथा 5% ताम्र धातु की बनी हुई होती थी। यह मुद्राएं गोलाकार, चौकोर, अंडाकार प्रकार की होती थी। इन मुद्राओं पर 500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिन पर हाथी, वृक्ष, मछली, अर्धचंद्रमा, सूर्य आदि के चिन्ह बने हुए थे। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड गंगा मैदानी भागों में प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय के हैं अथवा मौर्य काल से पूर्व के मृद भांड हैं। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड अत्यधिक आधुनिक, सबसे चमकदार अथवा सबसे विकसित चमकदार मृद भांड हैं। राजनीतिक विशेषताएं: उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद थी, जो कि द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय जनपद मिलकर के महाजनपद बने। द्वितीय नगरीकरण क्रांति की मुख्य विशेषता महाजनपद काल है। इस समय राजा से महाराजा बने और संगठित सेना, संगठित प्रशासन तंत्र बनाया गया। राजधानी निर्माण हुआ। न्यायिक तंत्र धर्मशास्त्र पर आधारित था। संगठित करारोपण व्यवस्था का विकास हुआ था। धार्मिक परिवर्तन: ब्राह्मणवाद के विरुद्ध नवीन धर्मों का उदय हुआ। द्वितीय नगरीकरण के समय जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। साहित्यिक विकास: सूत्र साहित्य की रचना की गई। शिक्षा का विकास हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज हमने द्वितीय नगरीकरण टॉपिक का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।